कल हम लोग ये डिस्कस किए थे कि एलएसडब्ल्यू कैसे पढ़ें। एलएसडब्ल्यू को लेबर एंड सोशल वेलफेयर में हम लोग एलोकेट करके डिस्कस किए थे कि लेबर श्रमिक किसको कहते हैं, श्रम क्या है और समाज कल्याण क्या है, सोशल वेलफेयर क्या है। अब अगला टॉपिक हम लोग ये डिस्कस करने जा रहे हैं आज कि श्रम विधान क्या है। श्रम विधान क्या है, तो श्रम विधान क्या है उससे पहले हम लोग ये डिस्कस थोड़ा समझ लें बैकग्राउंड में कि श्रम विधान की आवश्यकता क्यों। तो कल हम लोग ये डिस्कस किए थे कि किसी भी समाज में, वर्ल्ड के किसी भी समाज में और किसी भी काल में, जब तक धरातल मानव का इतिहास है, समाज की उत्पत्ति होती है, तब से कल हम लोग ये डिस्कस कर लिए थे कि समाज में हमेशा वर्ग संघर्ष रहा है और समाज हमेशा ही प्रमुख रूप से दो वर्गों में बंटा हुआ रहा है, जिसका एक हिस्सा है एक शोषित और दूसरा है शोषक। इसी को प्राचीन काल में ये कहा जाता था दास प्रथा, दास और मालिक। मध्यकाल में जिसको सामंतवादी व्यवस्था कहते हैं उसमें सर्फडम कहा जाता, सर्फडम बोला जाता था कि कृषि श्रमिक, या इसको फ्यूडल लेबरर उसको भी कह सकते हैं। लेकिन कैपिटलिस्टिक मतलब आधुनिक युग में यह समाज दो वर्गों में बंटा, जिसका चर्चा कल हमने किया था कि एक जो है वह पूंजीपति है जिसको अंग्रेजी में बुजुर्गवाजी कहा जाता है, अगर दूसरा जो है श्रमिक है जिसके लिए एक स्टैंडर्ड वर्ड आता है सर्वहारा, प्रोतारियत। आज हम आधुनिक युग में प्रवेश कर चुके हैं, तो हर समाज में और हर काल में समाज जो है दो वर्गों में बंटा हुआ है, एक शोषित और एक शोषक। अब शोषण का क्या एक्सटेंट होगा, डिग्री ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, मतलब किस हद तक किस समाज में कितना शोषण किसी वर्ग का यानी श्रमिक वर्ग का हो रहा है, ये टाइम टू टाइम और सोसाइटी टू सोसाइटी वेरिएबल होता है। तो उसकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। हम चर्चा ये करने जा रहे हैं जब किसी समाज में किसी वर्ग का शोषण हो रहा है तो वह शोषित वर्गों के उत्थान के लिए, उसकी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, उसके अधिकार के लिए आगे हम चर्चा करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लेबर लेजिस्लेशन लिखा है, हमने क्वेश्चन आगे लिखा है। तो पहले ये चर्चा क्यों, जब समाज में किसी वर्ग का शोषण हो रहा है वो किस हद तक हो रहा है। कल ये भी डिस्कस किए थे कि एक श्रमिक जो है उसका मेन जो एट्रीब्यूट्स कहें या ड्रॉबैक कहें, कमी कहें या फिर खासियत कहें कि वो अपना श्रम बेचता है, इसलिए कि लाइवलीहुड के लिए, मान लीजिए जीविकोपार्जन के लिए उसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है श्रम बेचने के सिवा। तो श्रम बेचना उसका एक मजबूरी है, जीविका चलाने के लिए वो श्रम ही बेच सकता है, कुछ नहीं उसके पास। तो दूसरा वर्ग जो उसके श्रम को खरीदता है और खरीदने के क्रम में उसका एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण होता है। ये भी हम लोग डिस्कस किए थे कल पिछले क्लास में कि किसी का शोषण तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि उसको शोषण करने नहीं दिया जाए, चाहे वो शोषण करने देने की आपकी हमारी जो मजबूरियां हो, जो ऑब्लिगेशन हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब हमारा शोषण हो रहा है तो उस शोषण से मुक्ति के लिए एक सोशल लेजिस्लेशन भी है और एक जो है लेबर लेजिस्लेशन भी, अगला वो भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि किसी समाज में जब शोषण एक एक्सट्रीम चरम सीमा पर पहुंच जाती है और समाज में बहुत बड़ा जब इनइक्वलिटी, चाहे वो असमानता इकोनॉमिक लेवल पर हो, कल्चरल लेवल पर हो, पॉलिटिकल लेवल पर हो, राजनीतिक स्तर, सांस्कृतिक स्तर, अनेक तरह का पैरामीटर है, डिटर्मिनेंट है जिस पर हमारा शोषण होता है, यानी असमानता समाज में जब व्याप्त होती है तब एक कानून की आवश्यकता होती है।
ये बैकग्राउंड हो गया। अब पार्टिकुलरली ये स्पेशली हम कहते हैं लेबर लेजिस्लेशन। तब यहाँ पर कल हम लेबर की बात किए थे। श्रमिक किसको कहते हैं? जो अपना जीविकोपार्जन के लिए श्रम बेचता है। तो श्रम बेचने के क्रम में जब उसका शोषण होता है, एक शोषक वर्ग है, उस पर अंकुश लगाने के लिए ये लेबर लेजिस्लेशन की आवश्यकता पड़ी। तब पार्टिकुलरली अब हम ये कहने जा रहे हैं कि लेबर लेजिस्लेशन का मीनिंग क्या है, क्या तात्पर्य है। तो समानतः प्रायः श्रम विधान से तात्पर्य वैसे कानून से है जो श्रमिकों को शोषण से बचाता है, श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार लाता है, उसके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्तर में जो उसको विविधता है, भिन्नता, असमानता जो है, उसको दूर करने के लिए, चाहे उसके लिए वह न्यूनतम मजदूरी का कानून हो, उसके बोनस की बात हो, वगैरह वगैरह जो है, तो उसके लिए इस असमानता को दूर करने के लिए, शोषण को कम करने के लिए, उसके सामाजिक स्तर के, आर्थिक स्तर के, उसके जीवन में सुधार लाने के लिए जब समकालीन सरकार, चाहे वो स्टेट लेवल की हो या केंद्र स्तर की हो या फिर ग्लोबल लेवल पे, वैश्विक स्तर पर हो, जब सरकार कानून बनाती है तो उसको श्रम विधान यानी श्रम कानून कहा जाए। जैसा आप लोग जानते हैं, विधान को ही, लेजिस्लेशन को ही आम लोगों की बोलचाल की भाषा में या समान भाषा में इसी को लॉ यानी कानून कहा जाता है। हो गया। तो श्रम विधान क्या है? श्रम विधान से तात्पर्य ऐसे कानून से है जो श्रमिकों के स्तर को, मतलब उसे शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए, उसके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जो स्तर पर उसका शोषण हो रहा, असमानता जो सब उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है, उसके जीवन के स्तर में सुधार लाने के लिए, चाहे उसका शोषण हो जाए, न्यूनतम मजदूरी दिया जा रहा है, उसको बोनस नहीं दिया रहा है, सही पारिश्रमिक नहीं दिया जा रहा है, तो वैसी वैसी परिस्थितियों में उस श्रमिकों के उत्थान के लिए, उसके हर स्तर सुधार के लिए जो समकालीन सरकार कानून बनाती है वह श्रम विधान यानी श्रम कानून कहलाता है। हो गया। श्रम विधान की अगर ये बात करें कि कंसेप्ट की बात करें, अवधारणा की बात करें, तो यह अवधारणा बहुत ही व्यापक है। अब यह कई मुद्दा, कई समस्याओं को लेकर, देखिए तो ठीक है, ठीक है। हाँ, तो अगर श्रम विधान की अवधारणा की बात अगर हम करते हैं तो अवधारणा इसका क्या है? बहुत ही ब्रॉड है, व्यापक है, जो विभिन्न प्रकार की समस्याओं के लिए बनाया जाता है। जिस समाज में जो समस्याएं श्रमिकों के लिए ज़्यादा बर्निंग या ज़्यादा क्या उसको कहें, ज़्यादा मतलब समस्या उत्पन्न करता है, उसके लिए बनाया जाता है। जैसे हमारे भारतीय संविधान में या भारत के संदर्भ में अनेक तरह की मजदूरों की, श्रमिकों की समस्या है, उसके लिए अलग अलग कानून बनाया गया है। और किस क्षेत्र के लिए कानून है तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आगे कि टाइप्स ऑफ लेबर लेजिस्लेशन। तो उसमें आगे चर्चा उस पर हम लोग करेंगे कि लेबर लेजिस्लेशन का टाइप प्रोटेक्टिव भी है, रेगुलेटरी भी है, सोशल जस्टिस भी है, सोशल सिक्योरिटी भी है, जेंडर डिस्पैरिटी से मुक्ति दिलाना वगैरह वगैरह, वो सब आगे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ये श्रम विधान से मेरा मीनिंग यही है कि समानता वैसा कानून जो श्रमिकों के लिए, श्रमिकी के जीवन स्तर में सुधार, उसके उत्थान, उसके शोषण से मुक्ति, जैसे उसको अधिक से अधिक घंटा तक काम लेना, माने काम की अवधि अधिक होना, कम मजदूरी देना, इसके लिए बना हुआ है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बना हुआ है। आगे चर्चा करेंगे हम लोग।
कि ये बना हुआ है, उसको बोनस दिया जाए कि नहीं, उसको ग्रेटिट्यूटी दिया जाए कि नहीं, वगैरह वगैरह। ये सारी समस्याओं के लिए जो समकालीन सरकार, चाहे किसी भी स्तर को, चाहे स्टेट लेवल का हो, सेंट्रल लेवल का हो, या फिर ग्लोबल लेवल पर पार्टिकुलर जो कंट्री है, जो देश है, उसके लिए अपना अपना विधान है, उसके लिए कानून बनाए जाते हैं, तो वह श्रम विधान कहलाता है। श्रम विधान की अगर अवधारणा की बात करें तो यह व्यापक है। व्यापक से तात्पर्य विभिन्न प्रकार की समस्याओं के लिए विभिन्न प्रकार के अलग अलग विधान यानी कानून बनाए जाते हैं। इसका दूसरा पार्ट है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल लेबर लेजिस्लेशन, श्रम विधान का उद्देश्य क्या है। तो श्रम विधान का अगर उद्देश्य की ऑब्जेक्टिव्स, जिसको आप सिंपल वर्ड में मोटो कहते हैं, क्यों श्रम विधान की आवश्यकता हुई, तो श्रम विधान की अगर उद्देश्य की बात करते हैं तो इसका कोई खास उद्देश्य नहीं है, इसके अनेक उद्देश्य हैं। श्रम विधान केवल एक मतलब इशू के लिए, एक प्रॉब्लम जो सोसाइटी में या श्रमिकों के बीच में जो होता है उसके लिए नहीं, अनेक तरह के मतलब उद्देश्य बनाए जाते हैं। जैसे कि एक कहता है कि श्रमिकों की रक्षा, सुरक्षा एवं अधिकार की बात करता है, यह अधिकार के लिए बनाया जाता है। ठीक है, कल चर्चा किए थे, रक्षा, सुरक्षा, अधिकार, तीन चीज़ है। ठीक है ना। रक्षा की बात करते हैं, जैसा कि आप लोग पढ़ते हैं, रक्षा का इंग्लिश में कहता है डिफेंड। तो ये लेबर लेजिस्लेशन बनाने की आवश्यकता ही इसीलिए आ गई है कि वह श्रमिक अपने एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट में वो कुछ विरोध नहीं कर पाता है, वो अपनी रक्षा खुद नहीं कर पाता है, इसलिए उसको गवर्नमेंट के प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। ठीक है, रक्षा अपने आप की जाती है, लेकिन सुरक्षा की बात करते हैं या संरक्षण की बात करते हैं तो जब कोई व्यक्ति, पार्टिकुलरली श्रमिक, अपने शोषण के खिलाफ वो रक्षा नहीं कर पाता है, शोषण के खिलाफ वो अपने आप को सुरक्षित नहीं कर पाता है, तब उसको संरक्षा की जरूरत होती है। चाहे वो संरक्षा सोशल लेवल पर हो या कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल, सामाजिक स्तर पर हो या संवैधानिक स्तर पर हो। तो ये माइन्यूट वर्ड है, इसे हम लोग लिख के चलते हैं, लेकिन हमारे माइंड में ये होना चाहिए रक्षा अलग चीज़ है, सुरक्षा अलग चीज़ है, अधिकार की बात है जो करते हैं। तो अधिकार की बात आगे हम लोग करने जा रहे हैं। अधिकार संविधान हम लोग पढ़ते हैं, पढ़े भी हैं, तो ये इसका एक उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है कि संरक्षा की बात करता है, तो संरक्षा से तात्पर्य मेरा है कि समाज में जो जेंडर डिस्पैरिटी देखते हैं, सोशल इनइक्वलिटी देखते हैं, जैसे लैंगिक भेदभाव है, तो समान काम के लिए समान वेतन नहीं दिया जाता है, समझ रहे हैं ना। तो इसके लिए कानून 1976 में बनाया गया है, कारखाना अधिनियम बनाया गया 1948, सब अलग अलग टॉपिक है, तो फुल क्वेश्चन है। फैक्ट्री एक्ट 1948 और समान काम के लिए समान वेतन, जिसमें जेंडर डिस्पैरिटी, ऐसा आप देखते हैं कि समान वर्क करता है, लेकिन जेंडर डिस्पैरिटी के कारण, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, आप देखते हैं कि समान काम के लिए समान वेतन, कहीं पर जेंडर डिस्पैरिटी। लेकिन जबकि हमारा संविधान कहता है कि आप पढ़ते हैं संविधान के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट कहता है, भाग 3 जो है, जिसमें मूलभूत अधिकार या मौलिक अधिकार की बात करते हैं, उसमें 14 से 18 में अनुच्छेद में कहता है समानता का अधिकार दिया गया है। उसमें 14 में कहता है कि कानून के सामने सब बराबर है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब बराबर है। उसका अर्थ यही है कि देयर वुड नॉट बी डन एनी टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आइदर कास्ट, क्रीड, जेंडर, बर्थ प्लेस, समथिंग एल्स। ये कहता है कि धर्म, जाति, जन्म स्थान और किसी लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब भेदभाव होती है तो उसके लिए हमको अलग से कानून बनाना पड़ा है, जो 1976 में। संविधान तो कब लागू हुआ, भारत के संदर्भ में बात करते हैं, तो ये कहता है कि संरक्षा की बात करता है, सुरक्षा की बात करता है, मौलिक अधिकार की बात करता है। ये इसका उद्देश्य है। अगला इसका ऑब्जेक्टिव उद्देश्य है
कि टू प्रमोट कोर्डियल रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर्स, श्रमिकों और नियोजकों के बीच जो है एक सद्भाव का माहौल तैयार करना। कोर्डियल रिलेशन का ही मतलब होता है कि जब श्रमिकों और नियोजकों के बीच में, जिसको आप फैक्ट्री का मालिक कहते हैं या फिर मैनेजर भी कहते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसमें मालिक नहीं कुछ डील करते हैं, उसके मैनेजर रखे हुए हैं, तो उसके श्रमिकों और व्यवस्थापक या मालिक के बीच में अगर तनाव रहेगा किसी मुद्दा पर, डिस्प्यूट रहेगा, ये भी पढ़ना है, क्या बोलते हैं LSW में कलेक्टिव बार्गेनिंग वगैरह वगैरह जो है से पढ़ना है, सब आगे के चैप्टर में पढ़ना है। तो उसमें अगर दोनों के बीच में अगर तनाव किसी मुद्दा पर, किसी मुद्दे पर डिस्प्यूट है, विरोधाभास है, तो क्या होगा, न वह श्रमिकों के लिए फ्रूटफुल है और न वह नियोजक के लिए। तो ऑब्जेक्टिव्स लॉ के अंदर में हमको रह के, चाहे वो नियोजक हो या श्रमिक हो, उसको कुछ करना है, आगे इसी में पढ़ना है। हड़ताल करने का आपको अधिकार है कि नहीं। आप तो हमेशा, जब दो पक्ष है, एक शोषित है और एक शोषक है, तो शोषित तो चाहेगा अपने पक्ष की हमेशा बात करेगा, जो अधिक से अधिक हम कम मेहनत करें और अधिक से अधिक हमको वेजेज मिले, मजदूरी मिले। लेकिन जो एम्प्लॉयर नियोजक है वो तो चाहेगा जो कम मतलब वेतन पर, कम दैनिक मजदूरी पर हम अधिक से अधिक काम लें आपसे। ये तो पहले ही कह चुके हैं, कल भी बोले हैं कि इतिहास गवाह है और ये इंडियन सोसाइटी के लिए ग्लोबल लेवल पर ये कहता है कि कार्ल मार्क्स का आइडियोलॉजी यहाँ पूरा फिट होता है। अब इससे समझ सकते हैं, इसको पुट कर सकते हैं कि हिस्ट्री ऑफ हाइदर टू इन ऑल एग्जिस्टिंग सोसाइटी हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। अभी तक का इतिहास रहा है, जब से समाज की उत्पत्ति किसी भी समाज में, जब मानव का समाज धरातल पर आया, जब समाज की उत्पत्ति कैसे, भी तो एक अलग विषय है, उस पर चर्चा हम नहीं करने जा रहे हैं। और समाज कैसे बना थोड़ा बहुत सब लोग आप पढ़ते हैं, ब्रॉड रिटन एग्जामिनेशन, तो ब्रॉड तो थोड़ा कंसेप्ट होना चाहिए कि मानव जब नोमैडिक टू सीडेंट्री होता है तब सोसाइटी डेवलप किया। इतना सब लोग आप जानते हैं कि बंजारा जिंदगी से एक अस्थायी जिंदगी जब कोई मानव स्थापित होता है तब सोसाइटी धीरे धीरे एक ग्रेजुअली डेवलप हुई। तो सीधे कहता है कि इन ऑल एग्जिस्टिंग, समाज जब से किसी भी क्षेत्र में, चाहे ग्लोबल, पार्टिकुलर नॉट इंडियन कंटेस्ट, एशियाई कंटेस्ट, ग्लोबल लेवल की बात करते हैं, जब सोसाइटी स्टेब्लिश होता है तब से वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। जिसके एग्जाम्पल में हम कहते हैं कि प्राचीन काल में शोषित और शोषक क्या था, दास और मालिक था। मध्यकाल में वही क्या था, सामंत था और कृषि मजदूर था, जिसको फ्यूडल लेबरर, जिसके लिए पार्टिकुलर वर्ड होता है। भारत के संदर्भ में, यूरोपियन कंटिनेंट में ये बात होता है, उसके लिए सर्फडम बोला जाता है, कृषक मजदूर। और आधुनिक काल में जब कैपिटलिस्टिक पूंजीवादी व्यवस्था स्थापित होती है तो उसके लिए आप पूंजीपति और श्रमिक या पार्टिकुलर उसके लिए सर्वहारा वर्ग और प्रोतारियत और बुजुर्गवाजी, इसको पूंजीपति कहते हैं। तो आज भी, कल भी हमने डिस्कस किया था कि आज भी भारत के संदर्भ में अब अगर डिस्कस करते हैं, हम समझना चाहते हैं, तो भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, आप सभी जानते हैं। लेकिन ये कैसा लोकतंत्र, कैसा लोकतंत्र? लोकतंत्र का अनेक स्तर पर परिभाषित किया जाता है। भारत के संदर्भ में लोकतंत्र का मतलब है कि देयर वुड नॉट बी डन, देयर शुड नॉट बी एनी इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, आर्थिक विषमता नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र का सबसे बड़ा एक्टिविटी फैक्ट ये है, आर्थिक विषमता को दूर करना ही सबसे बड़ा लोकतंत्र को स्थापित करना है। लेकिन कितनी आर्थिक विषमता दूर है या स्थापित है, समानता, वो सब हम आप देख रहे हैं। तो कहने के लिए तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन कैसी समानता है, कैसा लोकतंत्र है, ये हम सब लोग, तो इसको हम लोग डिबेट का मतलब ये इशू है, इस पर हम नहीं जा रहे हैं। लेकिन हमारे माइंड में, जहन में होना चाहिए कि जब हम कलम चलाते हैं ये सब चीज़ मेरे माइंड में होना चाहिए, समझ रहे हैं?
तो ये कहता है कि किसी भी समाज में अब होता है तो दो वर्ग संघर्ष रहा है और आज भी है, तो उस वर्ग संघर्ष को कम करने के लिए ही लेबर लेजिस्लेशन की जरूरत पड़ी है। ये संवैधानिक एज पर आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या रेस्पेक्टिव नेशन की बात करते, उसके संविधान में जो है लेबर के लिए जो प्रोविजन दिया गया है, पढ़ना भी हम लोग को। अगला चैप्टर जो है से प्रोविजन रिलेटेड टू लेबर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा पार्ट आप सब लोग सिलेबस देखते होंगे, सब पढ़ना है, उसमें पूरा संविधान ही है। अभी तो इस पर हम लोग डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं जो कौन क्वेश्चन लिखना है कौन क्वेश्चन नहीं, सीधे एज पर सिलेबस हम बात कर रहे हैं। तो इसमें प्रावधान किया गया है। फिर भी तब बात आती है, फिर कहता है जो कोर्डियल टू इस्टेब्लिश टू प्रोमोट कोर्डियल रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयल दैट इज एक्सप्लॉइटी एंड एक्सप्लॉइटर, शोषित और शोषक के बीच में घरेलू संबंध या सहमिल कोर्डियल का मतलब होता है सद्भाव स्थापित करना। इसका ऑब्जेक्टिव है लेबर लेजिस्लेशन का, लोगों को सुरक्षा देना, माने संरक्षा देना, रक्षा देना, अधिकार की सुरक्षा करना, उसके जीवन स्तर में सुधार करना, पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा कहता है कि अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करना। लेबर लेजिस्लेशन में रोजगार के अवसर नहीं होंगे तो लेबरर का एम्प्लॉयमेंट कहाँ से होगा? सामने है अभी लॉकडाउन, क्या था? यही था कि डिमांड है ही नहीं लेबरर का, तो आप कहाँ से करेंगे? तो टू जनरेट मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर लेबरर्स, ये लेबर लेजिस्लेशन बताता है। साथ साथ ये भी कहता है कि ये श्रमिकों के बीच, या क्या उसको कहते हैं, कारखाना में जो श्रमिक या कहीं पर जो एम्प्लॉय है उसके बीच में शांति व्यवस्था स्थापित करना, ये सारा इसका उद्देश्य है। सारा इसका उद्देश्य, आपको अधिकार दिए गए हैं तो आपके कुछ अकाउंटेबिलिटी मतलब कर्तव्य भी। हमारे भारत के संविधान की बात करते हैं, आप सब लोग पढ़ते हैं पॉलिटी, तो केवल अधिकार की बात करते हैं तो कर्तव्य की भी तो बात करते हैं। केवल हम अधिकार की बात करेंगे या कर्तव्य की बात नहीं करेंगे तो सस्टेन नहीं करेगा। जिस नियोजक के यहाँ आप नियोजित हैं, वो घरेलू भाषा में कहें वो फले फूलेगा तभी आपका डिमांड होगा। आप हर हमेशा स्ट्राइक करते हैं, हर हमेशा हड़ताल कर देते हैं, उत्पादन नहीं होगा, और जो उत्पादित वस्तु ऑलरेडी हो चुकी है, जिसको गुड्स एंड कमोडिटी इकोनॉमी के भाषा में बोलते हैं, तो हो चुकी है, उसका डिमांड नहीं होगा, कहीं वो अच्छी क्वालिटी के नहीं, ज़्यादा फैक्टर को होगा तो मार्केट प्राइस, तो आपके उत्पाद की डिमांड घट जाएगी तो आपको क्या होगा? बेरोजगारी पैदा होगा। तो ये भी हमारी अकाउंटेबिलिटी है, ये भी हमारी अकाउंटेबिलिटी है। अब हर हमेशा अधिकार दिया गया संविधान, तो ये नहीं कहें कि हम कम से कम मेहनत करें और हमको अधिक से अधिक मजदूरी दे दिया जाए। दूसरा पक्ष ये भी है, को तो दूसरा पक्ष है, और दूसरा पक्ष है जो नियोजक है, वो तो चाह रहा है कि आपसे कम कीमत पर कम मजदूरी, चाहे वो मासिक हो या दैनिक हो, उस कम से कम मजदूरी देकर अधिक से अधिक आपसे श्रम लेना चाहता है। तो दोनों में तो कंट्राडिक्शन होगा ही, ये तो नेचुरल फेनोमेना है, ऐसा कुछ नई चीज नहीं है। और किसी भी समय में किसी भी गवर्नमेंट की चर्चा हम नहीं करें, किसी भी सरकार रहे, ये दो पक्ष हमेशा रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि हम आप अगर गवर्नमेंट में आ जाते हैं, आप ही पीएम सीएम या कुछ बन जाते हैं तो ये कंट्राडिक्शन को बिल्कुल दूर कर देंगे। आप यही कर सकते हैं, या अगर अच्छे आप एक शासक है, प्रशासक है, तो उसके जो खाई है उसको आप दूर कर सकते हैं। ऐसा नहीं जब विरोधाभास ये कभी खत्म हो जाएगा, ये ह्यूमन का नेचर है। आज हम लेबरर हैं तो जो एम्प्लॉयर है, जो उससे हम कुछ मांग करते हैं वो पूरा करेगा, फिर अपना डिमांड हम रख देंगे अगला, और उसके नियोजक के अनुकूल आप वर्क करते हैं तो फिर इसका एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगा। इतना कीमत में इतने वेतन पर 6 घंटा वर्क कर रहा था तो आप हार्टली एक्सेप्ट कर लेते हैं जी, नहीं चलो ठीक है,
इसलिए कि श्रम बेचने के सिवा मेरे लाइवलीहुड के लिए कोई विकल्प नहीं है, तो कल लोगों को कहेगा जब 7 घंटा कर दो, 8 घंटा कर दो, हम इतना ही वेतन देंगे। तो ये ह्यूमन का नेचर है, किसी समय और काल की बात नहीं है, किसी पार्टिकुलर सोसाइटी। ह्यूमन का नेचर है कि दो वर्ग में हमेशा वो वर्ग संघर्ष रहेगा, और वर्ग संघर्ष का एक्सटेंट जो होगा, डिग्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, वो हो सकता है भिन्न भिन्न हो सकता है। ये सब चीज आप माइंड में सीधे प्लेन तो हम लोग क्वेश्चन आंसर तो झट से लिख देते हैं। आपके थोड़ा एक लाइन में कहेंगे कि कोई सब्जेक्ट हाई स्कोरिंग और कम स्कोरिंग नहीं होता है, इसका हमको ख्याल रखना है। आप बेहतर कितना लिखते हैं, रेडीमेड आप देखते हैं, सब लोग समझते हैं कि एक ही विद्यार्थी, एक ही क्वेश्चन को विद्यार्थी, सिंपल एग्जाम बोर्ड इंटर में आप देखते हैं उसमें क्या कुछ किसको कुछ मार्क्स आता है, किसी को कुछ है, लेकिन वो लिखने के लिए सब लिखता है। तो यहाँ भी वही चीज़ है कि एक लाइन में योर आंसर शुड बी, नॉट शुड बी, रादर मस्ट बी एम्फैटिक। आपका जो आंसर होना चाहिए वो प्रभावशाली होना। प्रभावशाली आंसर बनाने के लिए आपको थोड़ा बेहतर वर्ड और थोड़ा रेडीमेड जो बुक्स में या गाइड में क्वेश्चन आंसर लिखा उससे थोड़ा हट के आपको एक्सप्लेनेशन देना है हम लोग, समझ गए। तो ये यहां पर कहता है, इसका इतना उद्देश्य है कि शांति बनाए रखना। शांति कब बनेगा भाई? अगर हम श्रमिक है या मेरा नियोजक हमारी डिमांड को फुलफिल करता है तो मेरा फिर आकांक्षा बढ़ जाएगा, हमारा आकांक्षा बढ़ जाएगा, तो फिर कंट्राडिक्शन होगा, तो फिर शांति तो कायम होगा नहीं। और आप जहां नियोजित हैं वहां शांति कायम नहीं रहेगा तो आपका उत्थान कहां से होगा? हमें इनकम नहीं है, जो हमको नियोजित उसको इनकम नहीं है, उसको आप बाधित कर दिए हैं, तो आप कहां काम करेंगे? तो शांति स्थापित करने का ये तात्पर्य है कि आपकी जो अकाउंटेबिलिटी है, आपकी जो जिम्मेदारी है, और दूसरा पक्ष है, दोनों मतलब एक दूसरे को ब्लैकमेल नहीं करे, इसके लिए हमारे यहाँ विधान बना हुआ है। शांति स्थापित करने का ये उद्देश्य है। बहुत सारा उद्देश्य, जितना सारा आप लिख सकते हैं, जो कुछ लिख सकते हैं, इसका उद्देश्य ये है कि सामाजिक न्याय स्थापित करना। सामाजिक न्याय का मतलब होता है जो बोल चुके हैं, सामाजिक सिक्योरिटी जिसको कहता है, सामाजिक सुरक्षा, कि जेंडर डिस्पेरिटी होती है। अभी सम एक्सटेंट तो सोसाइटी में आप देखते हैं जो कहीं के बार कास्ट डिस्पेरिटी, क्लास डिस्पेरिटी होती है, तो दूसरा चीज़ है। लेकिन जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कास्ट और क्लास नहीं होता है, चाहे वो लेबर किसी कास्ट का हो, किसी रिलीजन का, किसी क्षेत्र का, वो सब सबके लिए बराबर है। तब क्वेश्चन आता है कि क्या अंतर है सामाजिक विधान और श्रमिक विधान में। अगला हमारा क्वेश्चन है कि श्रमिक विधान और सामाजिक विधान में क्या अंतर है। तो ऐसे समझे, इसको हम टू द पॉइंट करते हैं कि श्रमिक सामाजिक विधान का स्कोप, क्षेत्र जो है वो ब्रॉड है, मतलब विस्तारित है, उसका दायरा बड़ा है। लेकिन श्रमिक विधान उसके रेस्पेक्ट में वह थोड़ा छोटा है। अब कितना छोटा है ये तो कोई पैरामीटर डिटर्मिनेंट नहीं है कि कितना वो अधिक है ये है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है, कहा जा नहीं सकता, कहा जाता है कि सामाजिक विधान का, सोशल लेजिस्लेशन का जो स्कोप है, विस्तार है, क्षेत्र है, वो हमेशा ही श्रमिक विधान के तुलना में बड़ा होता है या होगा। एक पॉइंट स्कोप की बात करते हैं। अगर सब्जेक्ट मैटर की बात करते हैं तो सोशल लेजिस्लेशन में किसको रख के अध्ययन किया जाता है, किसके लिए कानून बनाया जाता है। तो जैसा आपने पढ़ा कि श्रमिक विधान किसके लिए बना है, श्रमिकों के लिए बना है। उसका सब्जेक्ट में लेबर लेजिस्लेशन का सब्जेक्ट मैटर जो है वह क्या है, लेबरर है। श्रमिक किसको कहते हैं, कल हम डिस्कस कर चुके हैं। श्रमिक किसको कहते हैं, श्रम क्या है, श्रमिक क्या है, समाज कल्याण क्या है, सब बात हम कर चुके हैं। तो अब श्रमिक ये हो गया, श्रमिक कौन है।
तो ये भी लिखा है श्रमिक को पब्लिक सेक्टर का भी हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर का भी हो सकता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर का हो गया अनऑर्गेनाइज, जिसको असंगठित क्षेत्र का मजदूर कहते हैं। संगठित क्षेत्र का कंपनी, किसी कंपनी में कोई काम कर रहा है, जीवन दे देता है, तो प्राइवेट सेक्टर का है, लेकिन फिर ऑर्गेनाइज्ड है वो। लेकिन आपके यहाँ जीवन भर कोई लेबर खेत में मजदूरी कर लिया है, खेत में जो कुछ करता है तो वो भी जीवन बिता दिया, लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर के है। अनऑर्गेनाइज से असंगठित क्षेत्र का मजदूर है। तो दोनों में अंतर हो तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन जब हम ये बात करते हैं कि श्रमिक, चाहे वो पब्लिक सेक्टर का हो चाहे प्राइवेट सेक्टर का हो, जब श्रमिक की बात करते हैं तो श्रमिक भी एक समाज का अंग है। श्रमिक भी किसी समाज का वह अंग है, तो किसी समाज में ही रहता है। तो यहाँ पर स्कोप की बात करते हैं तो सोशल सामाजिक विधान जो है सो उसका क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है, जबकि श्रमिक विधान का क्षेत्र है वह क्या है, उसके रेस्पेक्ट में संकुचित है। एक फैक्ट हो गया। दूसरा फैक्ट कहता है कि सामाजिक विधान का जो सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु है, वह उस समाज का नागरिक है। समाज से यहाँ मतलब पार्टिकुलर एरिया वाइज नहीं है, हम इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं। पॉलिटी में पढ़ते नागरिक किसको कहते हैं, नागरिक किसको नहीं कहते हैं, वो दैट इज डिफरेंट थिंग, वो अलग मुद्दा है, वो पॉलिटी का विषय है। लेकिन इतना आप सब लोग समझते हैं, मेंस देने जा रहे हैं तो नागरिक किसको कहते हैं, नागरिकता किस आधार पर दी जाती है, वो अलग चीज़ है। नागरिकों कुछ अधिकार है और व्यक्तियों कुछ अधिकार है, वो पढ़ते हैं, आप सब लोग जानते हैं। तो यहाँ कहता है कि सामाजिक विधान, सोशल लेजिस्लेशन का सब्जेक्ट मैटर है, वह जो है वह उस समाज का सिटीजन्स है। नागरिक को केंद्र बिंदु बनाकर जो कानून बनाया जाता है वह सोशल लेजिस्लेशन कहलाता है, जबकि किसी लेबरर को, श्रमिक को केंद्र बिंदु बनाकर जो कानून बनाए जाते हैं वह लेबर लेजिस्लेशन कहलाता है। तो पहले हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं या बोले हैं कि कोई किसी समाज का श्रमिक भी उसी का एक अंग है। तो इसी को दूसरे शब्द में आप कह सकते हैं कि all social legislation would not be placed in labor legislation. Rather, all labor legislation must be placed in social legislation. मतलब सारे सामाजिक विधान श्रमिक विधान नहीं होंगे या नहीं कहे जाएंगे, बल्कि सभी श्रमिक विधान सामाजिक विधान कहे जाते। ठीक है, इसलिए कि श्रमिक भी किसी समाज का ही अंग है। श्रमिक भी किसी समाज का ही अंग है। इसका अगला जो डिटर्मिनेंट है जिससे आप सोशल लेजिस्लेशन और लेबर लेजिस्लेशन को अलग कर सकते हैं, तो ये कह सकते हैं कि जब कोई विधान समान नॉर्मली मेयरली बनाई जाती है तो उसको सोशल लेजिस्लेशन सामाजिक विधान कहा जाता है, जबकि किसी वर्ग विशेष यानी स्पेशली पार्टिकुलरली किसी सेक्शन के लिए, श्रमिक क्या है, समाज का एक वर्ग है, एक सेक्शन है, खंड है। तो जब किसी वर्ग के लिए विशेष रूप से कोई विधान बनाया जाता है, जिसका एग्जाम्पल आपका लेबरर है, श्रमिक है, तो वैसे विधान को श्रम विधान कहा जाता है। श्रम विधान कहा जाता है। ये सारा मेन थीम है, मेन फैक्टर है जिससे आप सोशल, सब क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन है, आया हुआ है और ये पढ़ना, इसको तो हम लोग कम समय में शॉर्ट कर रहे हैं। इसको तो अगर पढ़ते हैं हम लोग, लिखते हैं तो और इस पर विस्तृत चर्चा, लेकिन लंबा हो जाएगा वीडियो। इसके लिए इसका अगला जो
क्वेश्चन है, ये कहता है कि टाइप्स ऑफ लेबर लेजिस्लेशन। तो फिर यहाँ है कि श्रम विधान किस प्रकार का, कितने प्रकार को होगा, तो अभी तुरंत डिस्कस किए। इसको माइंड में हम लोग ये रखें, सीधे रटे नहीं, ये हमको रटना नहीं है, ये हमको समझना है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लेबर लेजिस्लेशन जो समझ रहे हैं वो टाइप्स ऑफ लेबर लेजिस्लेशन भी समझ लेंगे। आपने क्या पढ़ा कि श्रम विधान किस किस उद्देश्य से बनाए जाते हैं, तो क्या है, समानता की बात करता है, नहीं, अधिकार की बात करता है, रक्षा सुरक्षा की बात करता है, सामाजिक न्याय की बात करता है, सामाजिक सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा की बात करता है। ये जितने जितने ऑब्जेक्टिव, जो जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समाज में हर चीज की जरूरत है। कोई आर्थिक विषमता के लिए परेशान है, कोई सांस्कृतिक विषमता, रिलीजियस जेंडर डिस्पैरिटी के लिए परेशान है, कोई समान मजदूरी नहीं मिल रहा है इसके लिए परेशान है, अधिक काम ले रहा है उसके लिए समझ, कोई है जो पेंशन नहीं हमको मिल रहा है, कोई जो ग्रेच्युटी नहीं मिल रहा है, हमको बोनस नहीं मिल रहा है। ये सोसाइटी का तो हर सेक्शन का अलग अलग है। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, पब्लिक सेक्टर में भी आप इंगेज नहीं है, ना प्राइवेट सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज सिस्टम, तो आप ग्रेच्युटी की बात कहाँ करते हैं, आप बोनस की बात कहाँ करते हैं। तो आप समाज में देखते हैं जो हमको जेंडर डिस्पैरिटी ना हो, कल्चरल डिस्पैरिटी ना हो, तो ये सारी डिस्पैरिटी है। तब जो हमारा ऑब्जेक्टिव्स है लेबर लेजिस्लेशन के लिए, किसी को सब कुछ है, प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है, किसी को अपने अधिकार जो उसको चाहिए लेबरर का, या फिर नॉट लेबरर बल्कि एम्प्लॉयर, नियोजक को भी तो अधिकार दिया गया है। हमारे संविधान में लेबर लेजिस्लेशन में सब दिया गया है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। वही तो कहते हैं जो आप ऑर्गेनाइज सेक्टर के हैं तो आपके जब मन में आएगा थोड़ी तो स्ट्राइक कर सकते हैं, जो अपनी डिमांड रख देंगे, कहेंगे तालाबंदी करना, वो तो दूसरा चीज़ है। जैसे आप देखते हैं स्टेट लेवल के जो एम्प्लॉय होते हैं, सेंट्रल लेवल के, तो वो अधिकार स्ट्राइक करने का भी एक लिमिट है। नहीं, क्या कर सकते हैं क्या नहीं, तो जो आपकी अकाउंटेबिलिटी जो दिया गया है, राइट दिया गया, उधर भी आपके नियोजक को भी दिया गया है। अब नियोजक के रूप में आपका क्या है, प्राइवेट सेक्टर के है तो कंपनी का मालिक है या फिर मैनेजर है, और उधर जो है आइदर गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है। ये निर्भर करता है कि आप किसके एम्प्लॉय हैं, किस स्तर के हैं एम्प्लॉय। ऑर्गेनाइज सेक्टर है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, सबका दिया हुआ है। तो जो उद्देश्यों से श्रम विधान बनाए गए हैं, उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो वर्गीकरण किया गया है वही श्रम विधान का प्रकार है। श्रम विधान का प्रकार है। जैसे पहला, ये सब हम लोग पढ़ेंगे तो शॉर्ट टर्म में सारा चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो पहला है कि संरक्षा संबंधी श्रम विधान, तो वही जो अभी कहें संरक्षा संबंधी। फैक्ट्री एक्ट 1948 जो है वो संरक्षित सुरक्षा आपको देता है। सोशल जस्टिस की आप बात करते हैं, सामाजिक न्याय संबंधी श्रम विधान। तो सामाजिक न्याय संबंधी श्रम विधान है कि इसमें लैंगिक मतलब विभेद नहीं किया जाएगा, तो 1906 में बना है। न्यूनतम मजदूरी कितना दिया जाए, कितना नहीं दिया जाए, तो इसके लिए 1948 में बना है। तो जितने सारे जो श्रम विधान के उद्देश्य हैं और उन उद्देश्यों के पूर्ति के लिए जो विधान बनाए गए हैं अलग अलग, उसी को श्रम विधान का प्रकार में बांटा गया है। या श्रम विधान का प्रकार होता है या टाइप्स ऑफ लेबर लेजिस्लेशन होता है, जिसमें है संरक्षा से संबंधी श्रम विधान यानी सुरक्षा से संबंधी, नियामक श्रम विधान रेगुलेटरी लेबर लेजिस्लेशन,
सोशल जस्टिस लेबर लेजिस्लेशन, सामाजिक न्याय से संबंधित श्रम विधान, सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी जो संबंधित है श्रम विधान, ये सब की जो है वो सारा इसमें ये श्रम विधान है। तब अगला क्वेश्चन जो इसका इस पार्ट का जो बर्निंग 2 क्वेश्चन है जो फुल क्वेश्चन में आता है, तो बेसिक चीज़ें चाहिए भी क्वेश्चन आता है, जैसे जैसे पार्ट वाइज हम कर दिए सबको, श्रम विधान से क्या समझते हैं, श्रम विधान का उद्देश्य क्या, श्रम फुल क्वेश्चन में आता है, या शॉर्ट में आएगा तो 2 को छोटा को ले लेगा। अब 2 क्वेश्चन और भी है, 2-3 क्वेश्चन और भी है। एक क्वेश्चन आता है कि क्रिटिकली एनालाइज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लेबर लेजिस्लेशन, श्रम विधान का जो कानून है, जो श्रम विधान है उसकी समीक्षा करें, मैंने किस हद तक यह श्रम विधान श्रमिकों के जो श्रम विधान का जो उद्देश्य है उसमें कितना खरा उतरा है, मैंने किस हद तक ये कारगर सिद्ध हुआ। क्रिटिकली एनालाइज का ही मतलब होता है कि आप ऊपर से लिखें कि ये विधान में ये चीज चर्चा है, हमारे आज पर आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और उसमें उसको मेटरलाइज कितना किया गया है, जिसको धरातल पर कहते व्यवहारिक रूप कितना, किस हद तक आज हम देख रहे हैं। आज समानता की बात करते हैं, हर स्तर पर समानता की बात करते हैं। जेंडर डिस्पैरिटी नहीं होती है क्या सोसाइटी में? बिल्कुल होती है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी नहीं होती है क्या? होती है। कल्चरल डिस्पैरिटी नहीं होती क्या? होती है। तो क्रिटिकली एनालाइज के ऊपर जो हमारे विधान में जो दिया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रावधान किया गया उसको पहले लिखना है, और उसमें टेल जोड़ना है कि व्यवहारिक पक्ष में इस हद तक हुआ है। किसी भी कंटेस्ट में, बिहार के कंटेस्ट में, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंटेस्ट में, ग्लोबल लेवल में भी आपके पास कुछ डाटा है ऐसा तो उसमें पुट कीजिए। तो क्रिटिकली एनालाइज का ही मतलब है। नहीं, सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं, राज्य स्तर पर केंद्र कितना सोशल सिक्योरिटी हमारी है, कानून तो बना हुआ है, लेकिन उसको कितना मेटरलाइज किया जा रहा है, कितना मेटरलाइज हो रहा है, वो आपको क्रिटिकल एनालाइज में नीचे लिखना है। संविधान तो ऑलरेडी बना हुआ है, संविधान तो बनाने वाले ने सब कुछ कर दिया कि समानता का अधिकार कहता है, 14 से 18 में कहता है, लेकिन क्या होता है सब देखते हैं। कानून के सामने सब बराबर है, कानून के सामने बराबर सब है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, लेकिन कितना बराबर है सो तो आप देख रहे रहती। फिर अगला कहता है कि किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, जाति, धर्म, लिंग पर कोई भेदभाव, जन्म स्थान, ये कोई भेदभाव नहीं किया, लेकिन कितना समानता है वो आप देख रहे हैं। तो क्रिटिकली एनालाइज का यही मतलब है कि जो हमारा संविधान में प्रोविजन बनाएगा उसको मेंशन करें और उसमें थोड़ा थोड़ा पुट करें, यही क्रिटिकली एनालाइज है। इसका दूसरा क्वेश्चन है कि लेबर लेजिस्लेशन पर किस किस का इंपैक्ट पड़ा, क्या क्या प्रभाव पड़ा है। अगला क्वेश्चन ये है। फिर कहता है कि लेबर लेजिस्लेशन में नया नया क्या क्या परिवर्तन हुआ है, ये दूसरा क्वेश्चन है। फर्स्ट चैप्टर का ये छोटा छोटा का ये 2 क्वेश्चन है। तो ये टाइप्स ऑफ लेबर लेजिस्लेशन में यही जो इसके ऑब्जेक्टिव हैं, उद्देश्य हैं, और उसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो कानून अलग अलग उद्देश्यों से बनाए गए हैं वही श्रम विधान का प्रकार है। थैंक यू। और कुछ